हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। एक्चुअली मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, जिसकी वजह से मेरी वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। आप लोग वॉइस पे ध्यान न देने की जगह बस स्टोरी लाइन पे फोकस करना। एंड थैंक यू सो मच कल इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। मैंने पहले भी कहा था, आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं। जितने ज़्यादा और जितने भर भर के आप कमेंट्स करोगे ना, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी मुझे और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ आपके लिए लाने की और आप सबको एंटरटेन करने के लिए। तो हाँ, कमेंट करना आप बिल्कुल मत भूलना। बहुत सारे ढेर सारे बड़े बड़े लंबे चौड़े कमेंट्स किया करो। जो मन में आए वो लिख दिया करो। और कुछ लगता भी है ना कि यार ये गलत था, इससे बेहतर किया जा सकता था, तो वो भी लिख सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे फीडबैक पसंद है और अच्छा लगता है, वो तो फिर अच्छा ही है। कभी कभी तो कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं कि दिन भर की थकान मिटाने का काम करते हैं और कभी कभी हमारी गलतियों को उजागर करने का काम करते हैं। अच्छा लगता है देखकर कि कोई है जो मेरे काम को बहुत सटीकता से देखता है, कोई है जो मेरे काम को बहुत पसंद करता है। मेरे शब्द किसी का दिन बनाते हैं तो किसी का दिन का अंत करते हैं। अच्छा लगता है जानकर कोई मेरी आवाज़ सुनकर खुश होता है, कोई मेरी आवाज़ें, मेरे डायलॉग या मेरे फ़नी सीन्स सुनकर हंसा करता है। बहुत अच्छा लगता है जब मुझे पता चलता है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी रोज़मर्रा की थकी हारी सी ज़िंदगी में मेरी कहानियाँ कुछ हल्के फुल्के रंग भरने का काम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये बताया करो कि तुम्हें क्या फ़ील हो रहा है। अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, इमोशंस के रोलर कोस्टर में किस हद तक तुम लोग बह रहे हो, बताना ज़रूर। मुझे अच्छा लगता है जानकर हर एक चीज़ जो आप लोग महसूस करते हो, अच्छा बुरा जो भी हो, सब चीज़ें बता सकते हो। बातें तो बहुत हो गई, जो मन में था वो दिल पे था, दिल में जो था वो मैंने ज़ुबान पे ला के रख दिया। अब बारी आती है स्टोरी की। तो स्टोरी हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ हमने फिनिश की थी। वांग जी का पैर विंग की थाइस के बीच में था और विंग वांग जी के हाथ को बाइट कर रहा था, इतनी ज़ोर से कि वांग जी के हाथ पर विंग के दांतों के निशान बन चुके होंगे। पर जितना ज़ोर से विंग वांग जी के हाथ को बाइट कर रहा था, उतना ही हार्डली वांग जी अपने पैर को विंग की थाइस पर रब कर रहा था। विंग को अपने लोअर एरिया में पेन होने लगा था और उस पेन की वजह से अब वो वांग जी के हाथ को छोड़ देता है। विंग की आंखों में अब आंसू आ गए थे। वो अपनी आंखों में आंसू भरी आंखों से वांग जी को देखता है। वांग जी को जब ये नज़र आता है तो वो अपनी जगह से उठकर विंग के पास आकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? विंग वांग जी को हल्का सा पुश करके कहता है, आपको क्या करना है बॉस? आपके लिए तो मैं एक टॉय की तरह हूँ ना, मेरा इस्तेमाल करते जा रहे हो बस तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद आ रहा है। मेरे साथ ज़बरदस्ती क्यों की जा रही है? मैं समझता हूँ मेरी गलती रही है, मुझे किसी भी हाल में किसी भी कंडीशन में एक लड़की को किडनैप नहीं करना चाहिए था और वो लड़की तुम निकले अनफॉर्चुनेटली। पर आई स्वेयर मैं गलती कर चुका हूँ। अब मैं दोबारा ऐसी गलती कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं करूँगा। मुझे जाने दो ना, मुझे मत परेशान करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। विंग को बहुत इरिटेशन होने लगी थी। उसकी अच्छी खासी हंसती खेलती ज़िंदगी तबाह सी होने लगी थी और उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था। वांग जी वहीं अपने चेयर को खींचकर वही विंग के पास बैठ जाता है। विंग के हाथों को उसके चेहरे से हटाता है, जिस पर विंग अपने चेहरे को अपने हाथों से छिपाकर रो रहा था। विंग की आंखें लाल हो चुकी थी। वांग जी विंग के आंसू को अपने थंब से साफ करता है। विंग कुछ नहीं कहता, वो बस वांग जी को देखता रहता है। वांग जी विंग के सर को पकड़ के उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके बालों को सहलाता है। कुछ देर तक यही सब कुछ चलता है। फिर वांग जी खड़ा होता है, विंग को अपने पास खींचता है और अपने स्टमक से उसके चेहरे को लगा लेता है। वांग जी खड़ा था और विंग बैठा हुआ था। वहीं विंग को पता नहीं क्या होता है, वो विंग जो अपने हाथों को वांग जी के वेस्ट में डाल देता है और रोने लगता है। वांग जी विंग के बालों को और उसके बैक को सहलाने लगता है। ऐसा था कि सालों का दुख जैसे विंग का बाहर आ रहा हो निकल के। वो इसलिए था क्योंकि विंग विंग का जो फैमिली रहा है ना, उसमें विंग ने ज़्यादा टाइम बिता नहीं पाया क्योंकि विंग हमेशा पढ़ाई में व्यस्त रहता था। अपनी लाइफ को एक बहुत ही ब्रिलियंट मुकाम पर ले जाने के लिए वो काम करता रहता था। उसे ऊंचाई पर पहुंचना था
और उस ऊंचाई की सीढ़ियाँ चढ़ने के चक्कर में उसने कभी अपना बचपन खुलकर नहीं जिया, जवानी खुलकर नहीं बिताई। बहुत सारी चीज़ें उसने मिस कर दी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी को स्टेबल बनाने के लिए। तो अभी उसे बुरा लग रहा था, पता नहीं क्यों, बहुत बुरा लग रहा था। उसे रोना आ रहा है। विंग को पता है पूरा गुस्सा वांग जी के ऊपर नहीं है, कुछ और भी चीज़ उसके अंदर चल रही है, पर जो भी कुछ है वो उसे समझ नहीं आ रहा है। जब फाइनली विंग रुक जाता है और सिसकियाँ लेने लगता है, तब वांग जी विंग की नोज़ को पिंच करता है। विंग कहता है सॉ। विंग अपनी आंखें बड़ी करके वांग जी को घूर रहा था। वांग जी विंग की नोज़ को हल्का सा पिंच करता है दोबारा से और कहता है क्यूट हो तुम बहुत। विंग को गुस्सा आ रहा था, विंग क्यूट नहीं है। विंग वांग जी को धक्का देकर कहता है मैं क्यूट नहीं हूँ, मैं हैंडसम हूँ। वांग जी विंग के पास आते हुए कहता है ठीक है, तुम क्यूट नहीं हो, तुम हैंडसम हो, क्यूट तो मैं हूँ, है ना। विंग विंग का नाम वो जिस तरीके से लेता है, विंग को वो नाम लेने का तरीका बहुत अलग लगता है। उसे फील होता है कि उसके अंदर कुछ तो बदल गया है, कुछ थोड़ा सा ही सही पर बदल गया था, क्योंकि अभी उसे वांग जी पर उतना गुस्सा नहीं आ रहा था जितना उसे शुरुआत में आया था। उसे अच्छी लग रही थी चीज़ें, कोई उसे अटेंशन दे रहा है, वो अटेंशन जो उसे कभी मिली ही नहीं, क्योंकि उसने कोशिश ही नहीं की कभी अटेंशन ग्रैब करने की। उसे केयर मिल रही थी, वो केयर जो उसे कभी नहीं मिली। अच्छा तो लग रहा था उसे, और वो एंजॉय कर रहा था इन सब चीज़ों को, वांग जी के पैम्पर करने के तरीके को और उसकी केयरिंग को। विंग फिर बस उस नज़ारे को देखता है, क्योंकि वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के उसे आगे ले आया था। उन लोगों ने अपना डिनर तो ख़त्म कर लिया था ना, इसलिए विंग उसे आगे लेकर आया। विंग को दिखता है जो उसने सोचा था वही था। सामने एक रिवर थी, रिवर में चांद की रोशनी बिखरी हुई थी और उसमें तारे टिमटिमाते हुए नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ऊपर से उतरकर नीचे धरती पर आ गया हो। इतना खूबसूरत नज़ारा था वो, और उसमें वो ठंडी ठंडी हवाएं और ऊपर से इतना केयर करने वाला वांग जी। हालांकि मौसम गर्मी का था, पर उन ठंडी हवाओं ने जैसे विंग के बदन को ठंडक पहुंचाती थी। उसे वो सुकून महसूस हुआ आज जो वो इतने सालों से तलाश कर रहा था। शायद इसी चीज़ की तलाश उसे थी, इसी चीज़ के लिए वो इतने समय से इधर उधर ठोकरें खाता घूम रहा था, हर एक चीज़ को ढूंढता घूम रहा था। शायद ये वही था, पीस, शांति, जो उसे अभी मिली, और जो इतनी ज़्यादा है विंग के लिए कि विंग बस कांप उठा। उसके बदन पे जो कांटे उठाए थे, वो कांटे इस बात का सबूत थे कि ये नज़ारा विंग के लिए कितना खूबसूरत है। उसे कितना ज़्यादा अच्छा लगा है इस नज़ारे को देखकर। वो बहुत सुकून महसूस कर रहा था। ऊपर से वांग जी के बदन से एक भीनी भीनी सी धीमी धीमी सी खुशबू आ रही थी। वो खुशबू सैंडलवुड की थी। शायद वांग जी सैंडलवुड का परफ्यूम लगाता है, जिसकी खुशबू उसे आ रही थी। जब वो खुशबू विंग के उस सेंट से मिलती है जो वो हमेशा यूज़ करता है, रोज़ की सेंट, तो वो एक अलग ही कॉम्बिनेशन बनाती है। वो मोमेंट बस मोमेंट था जिसमें बस इंसान जी सकता है, उसे कैद करके नहीं रख सकता। उम्मीद कर सकता है कि ये पल यहीं रुक जाए, ये वक्त यहीं थम जाए, पर वक्त कहाँ किसी के लिए रुकता है, वो तो चलता है ना। वांग जी देखता है विंग को ठंड लग रही है, तो वो अपना जैकेट निकाल कर विंग के कंधों पर डाल देता है, उसे उड़ा करके उसके एक बटन को बंद कर देता है। विंग की नज़र इस पूरे समय में वांग जी के ऊपर थी। चांद की उस रोशनी में वांग जी का चेहरा कितना चमकीला नज़र आ रहा था, ये बात विंग से अच्छे से और कोई नहीं समझ सकता। कितना खूबसूरत चेहरा है ना ये। क्या अगर वांग जी एक लड़की होता तो क्या विंग उससे प्यार कर लेता? हाँ, बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। विंग खुद से पूछता है, तो फिर लड़का होने में परेशानी क्या है? आखिर फ़र्क क्या पड़ता है? वांग जी एक लड़का है तो। विंग को खुद पर ही हैरानी हो रही थी कि वो खुद से ऐसा सवाल कैसे कर सकता है, लेकिन अब वो खुद को खुलने का एक मौका देता है कि क्या परेशानी है। जब कोई इतना केयरिंग इंसान हो तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है कि वो लड़का हो या लड़की? कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। और रही बात विंग के फीलिंग्स की, तो विंग को कैसे पता
कि उसे सिर्फ लड़कियां पसंद है, जबकि आज तक तो उसने किसी लड़की को डेट ही नहीं किया। तो उसे कैसे पता हो सकता है कि उसका प्रेफरेंस क्या है? विंग के दिमाग में हज़ारों सवाल थे जिन्हें वो साइड रख के इस मोमेंट को जीता है। विंग को बस ये मोमेंट बहुत अच्छा लगा, इतना सुकून भरा कि बस वो इसमें खो जाना चाहता है और इसे बस अपनी आंखों में और अपने जहन में बसा लेना चाहता है। इसलिए वो वांग जी के करीब जाता है खुद से और उसके पास ही में उसके शोल्डर पे अपना सर रख देता है। जब वांग जी ये देखता है तो वो अपना दूसरा हाथ विंग के शोल्डर पे रखता है, फिर उसे थोड़ा आगे ले जाता है। वहाँ पर एक ब्रेंच थी जिस पे जाकर वो विंग को बिठा लेता है अपने साथ। विंग का सर अभी भी वांग जी के शोल्डर पर था और वो सामने के उस खूबसूरत से नज़ारे को देख रहा था। हवाएं चल रही थी, उन दोनों के बीच में एक मीठी सी साइलेंस थी, वो साइलेंस जो उन्हें काट रही थी। और विंग का तो मन ही नहीं था कि इस साइलेंस को किसी भी तरीके से तोड़ा जाए। पर जैसे वांग जी को ये साइलेंस पसंद नहीं थी, क्योंकि वांग जी अभी सोच रहा था, विंग चांद की रोशनी में बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं यूं ही डेट कर रहा हूँगा कैजुअली और मुझे सच में इसके लिए कुछ फील होने लगेगा। लगता है मेरा दिल सच में किसी के ऊपर आ रहा है। अच्छा है, मेरे पास अब कोई होगा जिसका मैं ख्याल रखूँगा। मेरे पास अब कोई होगा जिसके आने का घर पर मैं इंतज़ार किया करूँगा, जिसके लिए मैं खाना बनाया करूँगा, जिसे खाना खिलाने के बाद मैं इंतज़ार किया करूँगा कि कोई मेरी तारीफ़ करे या फिर मेरे खाने की बुराई करे और मैं उससे बहुत सारा झगड़ा करूँ। कोई होगा जो मुझे मेरे नाम से बुलाएगा, कोई होगा जिसे मेरे ओहदे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई होगा जो बस सिर्फ मुझसे प्यार करेगा, कोई होगा जिससे मैं सिर्फ उससे प्यार करूँगा, सिर्फ और सिर्फ उससे। कोई मेरा अपना और मैं किसी का अपना अब होने वाला हूँ। विंग, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना। वांग जी जैसे ही अपने मन में कहता है, वैसे ही विंग के एक हाथ को वो उठाता है, अपने होठों के करीब लाता है और उसे चूम लेता है। जैसे ही विंग ये महसूस करता है, उसकी बॉडी में एक अलग ही सेंसेशन निकलती है। उस रात में, चांदनी रात में, ठंडी हवाओं में और उस मीठी सी खुशबू में विंग वांग जी की आंखों में देखता है जिनमें बहुत सारे इमोशंस उसे दिखाई दे रहे थे। वो इमोशंस जिन्हें विंग पढ़ नहीं पा रहा था, या कहो उसे बस एक ही इमोशंस नज़र आ रहा था, बाकी तो वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा था। वो था प्यार का इमोशन, प्यार की भावना जो उसे दिखाई दे रही थी। विंग अपने आप को अब रोक नहीं पाया। वो आगे बढ़ा, आगे बढ़कर उसने अपने होठों को वांग जी के होठों पर रख दिया। वहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। वो किस बहुत जेंटल था, बहुत सॉफ्ट था और बहुत कम टाइम के लिए था। वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, अपने दोनों के सरों को मिला लेते हैं। दोनों एक दूसरे के फोरहेड को मिलाए हुए थे। वांग जी ने अभी भी विंग का हाथ थामा हुआ था। सीन कुछ देर बाद का दिखाते हैं, जहाँ पर विंग वांग जी के गोद में सर रख करके लेटा हुआ है और वांग जी विंग के बालों को सहला रहा है, या फिर कह सकते हैं कि उसके बालों से खेल रहा है। अभी भी उनके बीच कोई ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं, जो भी हुआ है एक्शंस में हुआ है। वांग जी विंग के हाथ को भी सहला रहा था एक हाथ से, और विंग कभी तो चांद को देखता, कभी तारों को, और कभी उसके पास में बैठे हुए पूरे आसमान को, यानी कि वांग जी को, जो कि किसी चांद से तारे से ज़्यादा कम खूबसूरत नहीं है, बहुत खूबसूरत है। पहली बार वांग जी विंग को खूबसूरत नज़र आ रहा है। पहले भी आया था, पर वो लड़की के रूप में। अभी बात अलग थी। कुछ देर और ऐसे ही रहने के बाद फाइनली वांग जी कहता है, विंग। विंग कहता है, वांग जी पूछता है, क्या अगर मैं लड़की होता तो तुम मुझे पसंद करते? विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, मुझे तुम्हारा जवाब शब्दों में सुनना है। विंग कहता है, हाँ करता, अगर तुम लड़की होते तो मैं तुम्हें पसंद करता। वांग जी कहता है, अगर मैं लड़की होता तो क्या तुम मुझसे शादी करते? विंग कहता है, करता, ज़रूर करता।
वांग जी फिर थोड़ा उदास हो गया, लेकिन वो फिर भी पूछता है, और मेरे लड़के होने से क्या बदल जाता है? विंग के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, कोई भी नहीं। विंग शांत हो गया था और विंग की चुप्पी ने वांग जी के मन को और भी ज़्यादा उदास कर दिया था। मायूसी छा गई थी, पर वो मायूसी जैसे कुछ पल के लिए थी। वांग जी ने अपने आप को चेयर अप किया कि एटलीस्ट विंग ने उसे एक्सेप्ट करना चालू किया है। अब अगर वो लड़की होता तो एक्सेप्ट कर लेता। इसका मतलब तो ये है कि विंग को वांग जी के लड़का होने से प्रॉब्लम है ना। तभी वो तुरंत ही विंग से कहता है, विंग क्या होगा अगर मैं ऑपरेशन करा के लड़की बन जाऊँ तो? विंग तुरंत वांग जी की गोद से उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, अगर तुम्हें इतनी परेशानी है मेरे लड़का होने से तो मैं ऑपरेशन कराता हूँ और लड़की बन जाता हूँ, दैन तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? विंग वांग जी को एक बार देखता है, फिर उसके पास आता है, उसके माथे को हाथ लगाकर छूता है। विंग कहता है, तुम्हें बुखार तो बिल्कुल नहीं है। विंग के इस सवाल का जवाब वांग जी बस उसके हाथ पर किस करके देता है और स्माइल के साथ बस विंग को देखता रहता है। विंग वांग जी के गाल को हल्का से स्लैप करके कहता है, सोचना भी मत। वांग जी कहता है, क्यों? तुमने तो कहा अगर मैं लड़की होता तो तुम मान जाते, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है? मैं लड़की बन जाता हूँ। विंग कहता है, ये ठीक नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत करना। मैं कह रहा हूँ ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने ये किया ना तो जितना मैं तुम्हारे साथ अभी डेट पे घूम रहा हूँ ना, मैं घूमना बंद कर दूँगा। वांग जी कहता है, क्या करूँ मैं अब? तुम लड़का मुझे समझ कर डेट कर नहीं सकते अपने मन से, और लड़की तो मुझे बनना नहीं देना चाहते। क्या तुम्हें मैं ही नहीं पसंद हूँ? विंग कहता है, बात वो नहीं है, लेकिन तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। तुम मेरे बॉस हो, बॉस और एम्प्लॉय के बीच। वांग जी कहता है, अगर मैं लड़की होता और तुम्हारा बॉस होता तब भी तुम क्या यही कहते? विंग अब चुप हो गया था, क्योंकि तब तो वो नहीं कहता। वांग जी कहता है, तो फिर तुम्हें कौन सी चीज़ रोक रही है विंग? क्या बस यही कि मैं एक लड़की नहीं हूँ? पर तुम मुझे एक मौका भी नहीं देना चाहते। और वैसे भी मेरी ज़िंदगी में तुम आए थे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आया। मेरी ज़िंदगी बहुत आसान चल रही थी, पर तुम्हारी मेरी ज़िंदगी में आने के बाद से हर एक चीज़ बदल गई। मेरे अरमान, मेरे फ़ैसले और हर एक चीज़, सब कुछ बदल गया। और अब तुम खुद ही चिल्ला रहे थे ना पहले, तुम्हें मेरी ज़िम्मेदारी लेनी है, तो अब कम से कम मुझे 6 महीने डेट करके मेरी एक ज़िम्मेदारी ले लो विंग। अगर इन 6 महीनों में तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। विंग कहता है, पक्का? वांग जी अपने मन में कहता है, कोई नहीं, अभी 6 महीने का बोल देता हूँ, बाद में मैं कुछ और देख लूँगा। जाने तो मैं इसे ज़िंदगी भर के लिए नहीं दे सकता, भले से मुझसे प्यार हो या ना हो, ये रहेगा मेरे साथ ही। बिना प्यार के भी तो ये किसी न किसी से अरेंज मैरिज के थ्रू शादी करता ही ना, तो ठीक है, मैं इसको अपने साथ रख लूँगा। पर वांग जी विंग से कहता है, हाँ 6 महीने, बस 6 महीने। विंग कहता है, पर तुम्हें लिखित में देना होगा, मैं तुम्हारी बात ऐसे नहीं मानूंगा। वांग जी कहता है, तुम्हारा बॉस हूँ मैं तुम्हें कोई लिख कर नहीं देने वाला। अगर तुम्हें मेरा ऑफ़र रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करो, वैसे भी इसके बाद तो तुम मुझे ज़िंदगी भर के लिए अपने पास पाओगे अगर तुमने मेरे ऑफ़र को रिजेक्ट किया तो। विंग के पास कोई और चॉइस थी ही नहीं। अगर वो मना कर देगा तो लान वांग जी उसे हमेशा कहता ही रहेगा कि उसे तो एक ऑफ़र मिला था, पर विंग जाना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो विंग के ऊपर बात आ जाएगी। तो विंग मान गया था, और जैसे ही विंग मानता है वैसे ही वांग जी विंग के करीब आने लगता है। विंग बेंच पे पीछे हटते हुए बोलता है, तो तुम ये क्या कर रहे हो? वांग जी विंग के पास आते हुए कहता है, क्या कर रहा हूँ, वही करूँगा जो एक बॉयफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के साथ करता है। विंग कहता है, देखो। वांग जी कहता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, दिखाओ, क्या दिखाना चाहते हो, सब कुछ दिखा दो। वैसे विंग, ऐसा कुछ है नहीं, तुम्हारी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो मैंने देखा ना हो। मैं बहुत अच्छे से देख चुका हूँ। और तुम्हारी थाइस पर एक मोल है, मुझे ये भी पता है, इनर थाइस पर, जो कि बहुत टेम्पटिंग है। मैंने उसे किस भी किया है। विंग कहता है, चुप हो जाओ, कितनी गंदी बातें करते हो तुम। वांग जी कहता है, गंदी बातें? तुम्हें याद नहीं है हमने कितना गंदा काम किया है, और कितने जगह कितने तरीके से किया है, तुम्हें नहीं पता है। पता चलेगा ना
तो पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे। विंग अपने हाथों को अपने फेस पर रख लेता है क्योंकि ये बहुत शेमलेस चीज़ें है। वांग जी को विंग को ऐसा देख कर ना मज़ा आ रहा था कि ये लिटिल किटन कितना शर्मीला है, उसे अच्छा लग रहा है। विंग के पास आते हुए वांग जी उसके वेस्ट को पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है, उसके हाथों को धीरे से हटाता है। विंग की आंखों में बहुत ज़्यादा शाइनेस थी क्योंकि उसने किसी लड़की को डेट तक नहीं किया आज तक, और अब एक लड़का उसका फ्लर्ट कर रहा है जो कि उसका बॉस है। वांग जी विंग के हाथों को उसके फेस से हटाने के बाद उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, विंग बोलो, तुम्हें जानना है हमने उस दिन क्या किया था? विंग कुछ नहीं कहता, बस अपना सर दूसरी तरफ घुमा लेता है। वांग जी फिर एक बार लीन होने लगा था विंग की तरफ। विंग जो पीछे की तरफ लीन होता जा रहा था और फाइनली वो पूरी बेंच पर लीन हो चुका था। उन दोनों की आधी बॉडी यानी पैर जो थे वो बेंच के नीचे थे और बाकी अपर बॉडी बेंच के ऊपर, जहाँ वांग जी विंग के ऑलमोस्ट ऊपर ही था। विंग कहता है, देखो ये बिल्कुल सही नहीं है, हम लोग बहुत ओपन जगह पे हो, तुम मेरा इतना करीब नहीं आना चाहिए। वांग जी विंग की चीज़ को हल्के से सहलाता है। उस टच में जैसे विंग मेल्ट हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे वो पिघलता जा रहा है वांग जी के सामने। वांग जी कितना हॉट है, वो कितना हॉट है, कितना खूबसूरत है, ऊपर से रोमांटिक माहौल है। विंग खुद को कैसे रोक सकता था, और रात के वक्त तो उसकी बॉडी वैसे ही एक्टिव हो जानी थी इन सब चीज़ों के लिए, तो उसका रिएक्शन फास्ट आ रहा था। विंग को पता भी नहीं चलता कब वांग जी का हाथ विंग के शर्ट के अंदर था। उसे पता तब चलता है जब वांग जी विंग के निपल्स को पिंच करता है। विंग जो चिल्ला उठता है और साथ ही वो वांग जी के हाथ को वहीं पर रोक देता है और टाइटली होल्ड कर लेता है। वांग जी विंग की आंखों में दिख रहा था और विंग गुस्से भरी नज़रों से वांग जी को घूर रहा था। वांग जी एक मुस्कान के साथ कहता है, क्या हुआ बेबी? विंग कहता है, तुम्हारा हाथ 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 कहाँ है? देखो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। इससे पहले विंग कुछ और बोल पाता, विंग को रियलाइज़ होता है वांग जी के दूसरे हाथ ने तो कुछ और काम करना चालू कर दिया है। वो विंग के लोअर एरिया को सहला रहा था। विंग जिसकी आंखें अब बिल्कुल भारी होती जा रही थी क्योंकि उसे प्लेजर महसूस होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हेवन में हो, ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रहा हो, उसके पैर ज़मीन पर ना हो। और जैसे जैसे वो उस ब्लेज़र को पीक पर महसूस करता है, वो वांग जी को और भी ज़्यादा अपने करीब खींचने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वो उसे फास्ट होने के लिए बोल रहा था। हालांकि वांग जी ने बस अपने हाथों का इस्तेमाल किया था, पर विंग को ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब इतने प्लेजर में कोई और चीज़ वो सोच ही नहीं पाया। और जैसे ही वो काम होता है, वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए प्रोसेस करने की कोशिश में रहता है कि क्या हुआ। अब उसका दिमाग एकदम क्लीन और क्लियर था कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। वांग जी को देखता है विंग। वांग जी वहाँ से उठता है, विंग को वो सही करता है उसके कपड़ों को और अपने हाथ को देखता है जो कि पूरा वाइड हो चुका था। विंग कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ये सब कर रहे हो? विंग को खुद शर्म आ रही थी ये सब देखकर और सोच कर ही कि वांग जी ने उसे वहाँ छुआ और ये सब किया उसके साथ। उफ, उसे बहुत अजीब लग रहा था, शर्म आ रही थी, एम्बैरेसमेंट हो रहा था उसे। पर वांग जी के साथ शायद ऐसा नहीं था क्योंकि उसने अपना हैंकरचीफ निकाला, अपने हाथ को साफ़ किया और विंग की तरफ अपना दूसरा हाथ बढ़ाते हुए कहा, हम वापस चलते हैं, मैंने रिजॉर्ट बुक किया है आस पास में ही, हम वहाँ जाके नाइट स्टे कर सकते हैं। विंग कहता है, नाइट स्टे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है, विंग तुम अभी रेडी हुए थे मुझे 6 महीने डेट करने के लिए, और वैसे भी तुम कोई लड़की तो हो नहीं जो प्रेग्नेंट हो जाओगे तो तुम डर रहे हो, और वैसे भी वो सब कुछ हमने पहले कर रखा है तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। बस फ़र्क इतना होगा कि पिछली बार तुम होश में नहीं थे और इस बार तुम होश में रहोगे। विंग को बहुत गुस्सा आती है पर वो कुछ नहीं कह पाता। फाइनली वो वांग जी के साथ साथ चल देता है। वो लोग रिजॉर्ट में जब आ रहे थे तो विंग ने देखा कि आसपास कोई भी नहीं है। विंग पूछता है, यहाँ कोई क्यों नहीं है? वांग जी कहता है, कोई क्यों होगा, ये लांस का लैंड है और ये मेरा घर है, तो यहाँ कोई ही क्यों ही होगा। विंग कहता है, तुम्हारा घर है ये, तुम मुझे अपने घर लेकर आए हो? वांग जी कहता है,
और नहीं तो क्या। तुम्हें क्या लगता है इतनी रात को कोई गार्डन ऐसे ही खुला होगा? ये गार्डन मेरे घर का गार्डन है, और ये पास की नदी, ये भी मेरे घर के अंडर में आती है। विंग तो हैरान था, क्या इतना सुंदर व्यू पॉइंट लानवांग जी रोज़ देखता होगा, रोज़ एंजॉय करता होगा? सच में? जो भी कुछ विंग के दिमाग में आया, विंग ने वांग जी से नहीं पूछा। वो दोनों चलते चलते रिजॉर्ट के अंदर गए। वो रिजॉर्ट नहीं था, एक विला था, बहुत बड़ा विला, जिसमें काफ़ी सारे कमरे होंगे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो सब कुछ क्लीन था। विंग आसपास देखकर पूछता है, तुमने यहाँ सफाई की है? वांग जी कहता है, तुम्हें क्लीननेस ज़्यादा दिख रही होगी। एक्चुअली हर हफ्ते यहाँ पर मेड्स आती है और क्लीनिंग करके जाते हैं, पर हाँ, मैं किसी को रुकने नहीं देता, मुझे पसंद नहीं है कोई स्ट्रेंजर मेरे यहाँ पे रुके। विंग अपने कदमों को रोक लेता है। स्ट्रेंजर अगर उसके घर पे रुके तो वांग जी को पसंद नहीं है, तो फिर वो क्या है? वांग जी पीछे मुड़कर देखता है विंग को, और वो कन्फ्यूज़न में अपना सर हिलाकर कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, तुमने तो कहा तुम्हें नहीं पसंद है कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारे घर पर आए तो। वांग जी कहता है विंग के करीब आते हुए, कोई दूसरा आए तो नहीं पसंद है, पर अपने बॉयफ्रेंड को तो ला ही सकता हूँ ना। ऐसा बोलकर विंग को वो दूसरा सोचने का कोई मौका ही नहीं देता है, बल्कि उसे ब्राइडल स्टाइल कैरी कर लेता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, और मेरे पास 2 पैर है, मैं चल सकता हूँ। वांग जी कहता है, इतनी देर से तुम उन्हीं 2 पैरों से तो चल रहे हो, और इतना धीरे धीरे चल रहे हो कि बस हम पहुँच गए हमारे विला। विंग कहता है, हमारा विला? वांग जी दोहराता है, हमारा घर? और कहा, अब मेरा घर तुम्हारा घर होगा ना विंग, हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं। बार बार ये शब्द सुनकर ना विंग को इरिटेशन हो रही थी, पर फिर वो कुछ कह नहीं पाता। वो बस वांग जी को वो करने देता है जो वो करना चाह रहा था। उस विला के अंदर जाने के बाद में विंग को वांग जी अपने रूम में लेके गया था। ऐसा विंग को लग रहा था क्योंकि उस रूम में काफ़ी सारी पिक्चर्स थी जो वांग जी की थी उसकी फैमिली के साथ। उसकी मदर, फादर, ब्रदर, ये सब होंगे शायद, क्योंकि उस पूरे रूम में 3-4 लोगों की ही पिक्चर्स थी। क्योंकि 2 लोग बहुत बूढ़े थे, एक बूढ़ी आंटी थी, एक वांग जी था और एक और इंसान था, तो वो अंदाज़ा लगा सकता था कि ये कौन कौन हो सकते हैं। पर उसने अपना ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना ज़रूरी नहीं समझा। चुपचाप वो बेड पे लेट गया। एक तो अभी वो काम डाउन हुआ था, उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ झेला था, इसलिए वो बहुत थक गया था। बेड पे लेटते ही उसे नींद आने लगी थी। विंग सो गया। अगली बार उसकी आंखें तब खुलती हैं जब उसे अपने होठों पर कुछ गीला गीला सा महसूस होता है। जब वो आंखें खोलकर देखता है तो लानवांग जी उसके फेस के बहुत करीब था, जिसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी और उसके बदन से पानी की बूंदें गिर रही थी। ऐसा लगता है जैसे वो नहा कर आया है। पर दूसरे पल विंग का वहम दूर हो गया, क्योंकि वांग जी के बदन से पसीने की स्मेल आ रही थी। इसका मतलब वो एक्सरसाइज करके या जॉगिंग करके आया हुआ है। पर शर्ट क्यों नहीं पहनी है? विंग के दिमाग में ये सवाल तो आया, पर उसने पूछा नहीं, बल्कि उसने वांग जी को देखकर कहा, तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, तुम्हें किस कर रहा हूँ और क्या करूँगा? वेल, गुड मॉर्निंग। कल रात तुम बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही सो गए। विंग कहता है, हम लोगों ने डिनर किया था। वांग जी कहता है, इसलिए मैंने तुम्हें दोबारा नहीं जगाया। मुझे लगा था रात में तुम स्नैक्स वगैरह लोगे, पर तुम तो जागे ही नहीं। वेल, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। हाँ, मैं जॉगिंग का क्या कहूँ, तुम उठ जाओ, हमें घूमने जाना है, ऑफिस जाना है एक्चुअली, है ना? विंग कहता है, हाँ 6 बजे? सीरियसली? ऑफिस की टाइमिंग 10 बजे की है, मैं इतनी जल्दी नहीं उठने वाला, जाओ। विंग भले ही वो बहुत मेहनती रहा हो, पढ़ाई वगैरह में बहुत आगे और जॉब में भी, पर उसने अपनी नींद के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो सोचा है कितने भी बजे जाए, उठना उसके 8 बजे से पहले नहीं होता है, और 8 बजे तक तो वो उठ जाया करता है। उसके बाद वो नहीं सोता, क्योंकि उसके बाद उसे अपना काम भी करना होता है। पर अभी 6। विंग दोबारा अपने वो ब्लैंकेट डाल के सो गया था, और वांग जी उसे देखता रह गया। दूसरे पल वांग जी के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया, तो उसने अपने पैंट्स को भी निकाल दिया और बचे कुचे अपने बदन के ऊपर जो कपड़े बचे थे उन्हें भी निकाल कर वो ब्लैंकेट के अंदर घुस गया। विंग कहता है, देखो बॉस, मैं कह रहा हूँ सही नहीं है, मुझे सोने दो,
मुझे बहुत नींद आ रही है। वांग जी कहता है ठीक है तुम सो जाओ ना, मैंने कब तुम्हें रोका है। विंग को कुछ गड़बड़ लगा, ये इतनी आसानी से कैसे मान गया। पर फिर वो कुछ कहता करता नहीं है क्योंकि उसका माइंड प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था अभी तक कुछ चीज़, क्योंकि वो नींद में जो था। दूसरी पल वांग जी विंग के हाथ को छूता है। विंग को महसूस होता है पर वो कुछ कहता भी नहीं है और करता भी नहीं है। क्या ही कर लेगा वांग जी, इस सोच में विंग कुछ नहीं करता क्योंकि विंग शायद भूल गया था कि कल रात को क्या हरकत हुई थी। दूसरी पल विंग को कुछ लचीला सा महसूस होता है, कुछ बहुत सॉफ्ट सा था। फिर वो थोड़ा सा लंबा था, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा था। विंग कुछ देर तक उस चीज़ को छूता रहा क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट थी। जब वो उसे थोड़ी ज़ोर से प्रेस करता है तो वांग जी के मुंह से करहाने की आवाज़ आती है और विंग की आंखें तुरंत खुल जाती हैं और वांग जी को घूर कर देखता है। फिर बाद में वो ब्लैंकेट को हटाता है, अपने हाथ को और उस चीज़ को देखता है और अपने हाथ को दूर खींच कर कहता है तुम कितने बेशरम इंसान हो, ये क्या कर रहे थे मुझसे, छी। ऐसा बोलकर विंग तुरंत वहाँ से उठता है, वॉशरूम के लिए भागता है और वहाँ जाकर दरवाज़ा बंद करके अपने हाथ को सिंक पे लगा देता है। पानी जैसे जैसे उसके हाथ पे गिर रहा था, विंग को वो टचेस महसूस हो रहे थे। जैसे जैसे उसकी आंखों के सामने वो नज़ारा चल रहा था, उसका सर घूमने लगा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका मन कर रहा था कि दोबारा जाके उस चीज़ को छुए। विंग अपने सर पर बहुत ज़ोर से खुद को थप्पड़ मारता है और बोलता है पागल हो गया हूँ मैं, एकदम पागल। उस शेमलेस के साथ रह करके मैं शेमलेस हो गया हूँ। विंग भूल मत, वो एक लड़का है और मैं भी एक लड़का हूँ, दो लड़कों के बीच कुछ नहीं हो सकता। विंग को अपनी छवि दिख रही थी मिरर में। विंग की छवि विंग से कहती है ओ तुम लड़का हो और वो भी लड़का है, तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, पर ऐसा क्यों है। विंग कहता है ऐसा क्यों नहीं है, हम दोनों के बीच कुछ कैसे हो सकता है, वो लड़का है मैं लड़का हूँ। सामने वाली छवि कहती है विंग की तो वही तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों है, तुम लड़के हो वो लड़के हैं तो क्यों नहीं हो सकता कुछ, कोई दूसरी परेशानी है। तुम किस चीज़ से डर रहे हो विंग, खुद से या दूसरों से। वो छवि अब सीरियस हो गई थी, उसकी आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था और वो कह रही थी तुम हमेशा से डरपोक रहे हो, जो चीज़ तुम्हें पसंद आई है उसके लिए तुमने कभी स्टैंड नहीं लिया क्योंकि तुम्हें लगता है लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। तुम्हें जो चीज़ें पसंद है तुम वो कभी नहीं करते क्योंकि तुम लोगों के कहने से डरते हो। तुम वो चीज़ें करते हो जिस चीज़ से तुम्हें तारीफ़ मिले, लोगों का एक्सेप्टेंस मिले। पर तुम्हें इतने सालों से एक्सेप्टेंस मिलने के बाद भी तुम्हारी ज़िंदगी क्या है, क्या तुम अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हो, सेटिस्फाई हो, तुम बस जी रहे हो एक मशीन की तरह। तुम सिर्फ एक मशीन हो, सिर्फ एक मशीन। विंग उस मिरर की तरफ देख कर कहता है मैं मशीन नहीं हूँ, मैं मशीन नहीं हूँ, मैं मशीन नहीं हूँ। विंग अपनी आंखें बंद करके चिल्लाता है। उसी पल वांग जी अंदर आता है। दरवाजे को विंग ने अंदर से लॉक नहीं किया था, बस ऐसे ही कर दिया था अंदर की तरफ ताकि वांग जी अंदर ना आए, पर वो आ गया था। विंग वांग जी की तरफ देखता है, फिर मिरर की तरफ जिसमें उसे नॉर्मली अपनी छवि नज़र आ रही थी, वो छवि नहीं जो कुछ देर पहले उसे बोल रही थी कि वो एक मशीन है। वांग जी विंग के पास आकर पूछता है क्या हुआ, आर यू ऑल राइट। विंग कहता है I'm all right, I'm all right, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। विंग सोच रहा था क्या उसे सोसाइटी का डर है, लोगों के कुछ कहने का डर है, क्या वो सच में ऐसा कुछ करते हुए आया है। विंग फिर खुद से कहता है वो पागल हो गया है, दान वांग जी के साथ रहते रहते पागल हो गया है। विंग फिर वांग जी को वहाँ से भगाता है और उससे कहता है कि वो कपड़े कौन से पहनेगा। तो वांग जी विंग से कहता है कि उसके पास बहुत सारे क्लॉथ्स हैं, विंग कोई भी उसका क्लॉथ पहन सकता है। विंग वांग जी के क्लोजेट के पास जाता है, वहाँ से अपने हिसाब का एक एप्रोप्रिएट सूट निकाल कर और शावर लेने चला जाता है। शावर लेकर आते ही उसे अलग महसूस होता है क्योंकि जब उसने वांग जी के सूट को पहना, उस सूट में सैंडलवुड की खुशबू आ रही थी। शायद कपड़ों में ही वांग जी सैंडलवुड का स्मेल लगा के रखता है। काफ़ी स्मूथिंग स्मेल थी, अच्छी है, कामिंग है। विंग के मन को उसने शांत कर दिया था। जो वो इतना सोच रहा था अभी वो सब कुछ बंद हो गया था। विंग जब बाहर आता है तो वो वांग जी को देखता है। ऐसा लग रहा था विंग को जैसे विंग मैरिड है, अब उसके पास एक लाइफ पार्टनर है जो उसका ख्याल रखता है, क्योंकि सामने वांग जी ने उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया था और वो खुद भी रेडी था ऑफिस जाने के लिए। विंग के लिए चेयर पुल करता है वांग जी और इस बार विंग उसे इग्नोर नहीं करता बल्कि उसी चेयर पर बैठता है और वांग जी से कहता है थैंक यू। वांग जी बस विंग की तरफ एक बार स्माइल करके देखता है क्योंकि ये पहली बार था
जब विंग ने वांग जी को थैंक यू कहा था। अब तक एक बार भी विंग ने सिंसियरली वांग जी को थैंक्स नहीं कहा था खुद से, अपनी मर्जी से। ये पहली बार था। अच्छा लगा उसे। विंग के प्लेट में फूड सर्व करने के बाद वांग जी अपना फूड एंजॉय करने लगता है। विंग खाना खाते खाते पूछता है, वैसे तुम मुझे ही क्यों रेट कर रहे हो? वांग जी विंग को देखता है। देखने के बाद वो अपने चॉपस्टिक को नीचे रखता है और अपने मुंह में जो कुछ भी था उसे पहले सॉलो करता है, थोड़ा पानी पीता है, एक पल पॉज लेकर फिर कहता है, आई एम सॉरी, मुझे आदत नहीं है खाना खाते हुए बातें करने की, पर तुम्हारे सवाल का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। वो इसलिए क्योंकि तुम अपने आप से मेरी ज़िंदगी में आकर खला मचा चुके थे। तुम्हारे आने से पहले मैंने कभी किसी के साथ नाइट स्पेंड नहीं की। जिस तरह तुम्हारा पहला टाइम था उस तरह मेरा पहला टाइम था। और मैंने पहले भी कहा है कि मैं गे हूँ। तो एक लड़की बनकर जाने के बाद अपनी पोल पट्टी ना खोलने के लिए मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, पर तुम पहले थे जिसके साथ वो सब कुछ हुआ। और उसके बाद मैंने सोचा था तुम चीज़ों को भूल जाओगे, पर तुम भूले नहीं, मेरे करीब आए और करीब आए, मुझे किडनैप किया और मुझे उस ऑब्सेशन से प्यार हो गया, क्योंकि मुझसे इतना ऑब्सेस्ड कोई नहीं रहा। सब लोगों को मैं बस अपने काम के लिए पसंद हूँ, पर तुम्हें सिर्फ मैं चाहिए था, किसी काम के लिए नहीं, बस सिर्फ अपने लिए। अच्छा लगा मुझे, इसलिए अब तुम मुझे चाहिए हो, किसी काम के लिए नहीं, बस सिर्फ अपने लिए। मैं तुम्हारा बनकर रहना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बना कर रखना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वांग जी विंग की तरफ आँख मारता है। विंग के हाथ में जो फॉक और स्पून थे वो उसके हाथ से छूट करके टेबल पे गिर गए थे। ये देखकर उसका मुंह खुल गया था। 2 सेकंड के बाद वो अपने चॉपस्टिक को संभालता है, अपने आप को संभालता है और कहता है, तुम्हारा पहला टाइम था? वांग जी कहता है, और नहीं तो क्या, ऐसे भी एक लड़की बन के जाने के बाद मैं लड़कों के साथ इंटीमेट होते हुए तो नहीं तो घूमता रहूँगा ना, फ्लर्ट करता था बस। इसलिए तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। तुमने सही कहा था उस दिन, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था, पर वो कुछ कहता नहीं है। उनका ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद में वांग जी विंग को देखता है, उसकी तरफ बढ़ता है। विंग की धड़कनें तेज़ हो गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि ये एहसास बहुत मीठा सा है। पेट में गुदगुदी हो रही थी उसे। अच्छा लग रहा था। वांग जी विंग के करीब जाता है, थोड़ा लीन होता है, उसके लिप्स पर एक छोटा सा किस करता है, फिर उसके हाथ को पकड़ता है बहुत ही जेंटली और उसे अपने हाथ से इंटरवाइन करता है और फिर उसे अंदर आगे की तरफ खींचते हुए कार के पास ले जाता है। दरवाज़ा खोलता है, कार के अंदर बिठाता है, खुद कार के अंदर बैठता है और विंग का सीट बेल्ट लगाता है। फिर उसके बालों को थोड़ा सा सहलाता है, उसके सर पे हाथ फेरते हुए वो कहता है, गुड बाय। विंग कहता है, हाँ? टेढ़ी गर्दन करते हुए विंग ने ये पूछा था। वांग जी कहता है, गुड बाय, और बताओ क्या पियोगे फिर? हॉट चॉकलेट? तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट मंगाऊंगा मैं। चलो चलते हैं। विंग से वांग जी इस तरीके से बात कर रहा था जैसे वो विंग को हर एक तरीके से जानता हो। हॉट चॉकलेट। विंग ने यह नाम सुना और उसे कुछ याद आया। बचपन के वो एक सीन जहाँ पर उसे अपनी पसंद की ड्रिंक बतानी थी, पर हॉट चॉकलेट बोलते ही जियांग चेंग को डांट पड़ी, क्योंकि हॉट चॉकलेट से दांतों में कैविटी लग जाती है और इसलिए उसे डांट पड़ी। इसलिए विंग ने कहा ऑरेंज जूस, और मैडम यू ने उसे शाबाशी दी, उसके बालों को सहलाया और चैंग से कहा कि वो विंग से कुछ सीखे। तब से विंग ने अपने इमोशंस को, अपनी पसंद को छिपाना सीख लिया था एप्रिशिएशन के चक्कर में। और अभी विंग को हॉट चॉकलेट का नाम सुन के वो चीज़ याद आई। पता नहीं क्यों, पर उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई थी। वो पेन भरी स्माइल नहीं थी, बल्कि ऐसा होता है हम खुद का मजाक उड़ा रहे होते हैं उस टाइम पे कि मैं इतना सिली कैसे हो सकता हूँ। विंग कहता है, मुझे ऑरेंज जूस पसंद है। वांग जी कहता है, तुम्हें हॉट चॉकलेट पसंद है, ऑरेंज जूस मुझे पसंद है। विंग वांग जी की तरफ देखता रहता है। उसके घर वालों को तक नहीं पता है कि उसे हॉट चॉकलेट पसंद है। विंग भी एक बच्चा ही था और बड़े होते होते उसके शौक शायद कम हो गए थे, लेकिन कुछ अभी भी बकाया थे, जैसे हॉट चॉकलेट। सबके सामने ऑरेंज जूस पीना और अकेले में अपने हॉट चॉकलेट को एंजॉय करना, ये रूटीन था विंग का। अकेले में वो अपने सेल्फ बनने की कोशिश किया करता है, पर उसने अपने आप को कहीं बहुत दूर कोने में बंद कर रखा है,
जिसे निकाल पाना शायद बहुत मुश्किल है। उसे बाहर लाने के लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और वांग जी उस नन्हे से बच्चे को, जिसने झूठ बोलना सीखा था, दूसरों के अप्रिसिएशन के लिए खुद को बदलना सीखा था, उसे हाथ पकड़ के उस अंधेरे कमरे से बाहर लाने का काम कर रहा था। अनजाने में ही सही, पर वो यही कर रहा था। अब बात रही वांग जी को कैसे पता है कि विंग को हॉट चॉकलेट पसंद है, तो ये एक छोटा सा राज है जिसके बारे में स्टोरी में आपको आगे पता चलेगा। अब हम ऑफिस का सीन देखते हैं। विंग और वांग जी ऑफिस में पहुंच चुके हैं। सब लोग गॉसिप कर रहे थे, बातें बना रहे थे कि दोनों इतने करीब कब आ गए। क्या विभूषण और लान वांग जी दोनों दोस्त बन गए हैं? अरे ये तो अच्छा है। उनके बारे में कोई गलत रूमर नहीं फैली, क्योंकि कोई कैसे सोच सकता था कि दो आदमी एक दूसरे को अब पसंद करने लगे होंगे, वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होंगे। ये कौन सोच सकता था? इमेजिनेशन से भी बाहर है। हो सकता है वो दोनों बहुत गहरे दोस्त बन जाए, बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त बन जाए, गहरे से भी गहरे दोस्त बन जाए, पर डेट, ये तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। इसलिए वांग जी बेफिक्र था, पर विंग को डर लगता था। किसी को पता चल गया तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। इसलिए जैसे ही वो कैबिन में जाते हैं, विंग अंदर जाकर वो वाला ट्रांसपेरेंसी ऑन कर देता है, जिससे अंदर से तो बाहर का नज़ारा दिखे पर बाहर से अंदर का नहीं। वांग जी कहता है, क्या हुआ? विंग वांग जी के पास आकर कहता है, देखो मैं तुम्हें डेट करने के लिए तैयार हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबको बता दोगे, किसी को नहीं बताना है, हम सीक्रेटली करेंगे जो भी करेंगे। और हाँ, अब कल से तुम मुझे अपने साथ नहीं लेके जा सकते और नहीं मुझे लेके आ सकते हो। हम दोनों मिलेंगे भी ऑफिस के बाहर, मेरा रूम भी तुमसे दूर करो। वांग जी कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। विंग कहता है, तुमने कहा हम डेट कर रहे हैं तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। वांग जी विंग को खींच कर अपनी गोद में बिठा लेता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा मुझे। वांग जी कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, देख ले। विंग कहता है, मुझे पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है, मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी। वांग जी कहता है, तुम्हें तुम्हारी इमेज की इतनी पड़ी क्यों है? मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, मुझे अपनी इमेज की परवाह नहीं है। तुम मेरे सेक्रेटरी हो, तुम्हें अपनी इमेज की क्या परवाह होनी चाहिए। विंग को समझ आया कि हाँ यार, ये तो है, पर फिर भी वो नहीं रोक पाता खुद को। जब विंग बार बार उठने की कोशिश करता है तो वांग जी विंग को टाइटली होल्ड कर लेता है और उसके शर्ट के बटन को भी खोलने लगता है। विंग कहता है, ये क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, जितनी बार तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे उसकी तुम्हें एक पनिशमेंट मिलेगी। अगर चाहते हो कि तुम चाहते हो कि हमारे बारे में किसी को पता ना चले तो अपना मुंह बंद रख लेना, आवाज़ कम करना। चाहो तो मेरे शोल्डर को बाइट कर सकते हो। ऐसा बोलकर वांग जी विंग की शर्ट को हल्का सा उतार देता है उसके शोल्डर से और उसके सीधे चेस्ट के साइड वाले एरिया को जाके सक करने लगता है। विंग को सच में बहुत ज़्यादा प्लेजर महसूस हो रहा था, उससे सहन नहीं होता, तो उसने सच में वांग जी के शोल्डर को काट लिया। जब वांग जी ये देखता है तो वो विंग के पास में जो चेस्ट है उसके पास में जाके हल्के से बाइट करने लगता है। ऐसे नहीं जैसे विंग को चोट आ जाए, ऐसे नहीं, बस वो सक करता है और धीरे से बाइट करता है, जिससे विंग के वहाँ उस जगह पर एक हल्का सा मार्क बन गया था। और वांग जी से विंग से दूर होता है, वैसे ही विंग अपनी शर्ट को ठीक करने लगता है। वांग जी कहता है, विंग कहता है, हो तो गया, कोई देख लेगा। वांग जी विंग के फेस को अपनी तरफ मोड़ता है, कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई हमें देख लेगा तो? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा बोलकर वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। जैसे जैसे वांग जी विंग को किस कर रहा था, जैसे वो यकीन दिलाना चाहता हो कि कुछ नहीं होगा, वो है विंग के साथ। पता नहीं विंग को भी क्या हुआ, वो भी रिस्पॉन्स करने लगा। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे, एक दूसरे में जैसे खोए हुए थे, डूबे हुए थे, ऐसा उन्हें लग रहा था। तब पता नहीं क्या होता है, किसी के हाथ से कुछ सामान गिरता है। विंग और वांग जी उस डायरेक्शन में देखते हैं और बस शॉक हो जाते हैं। अब ये कौन है, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए स्टे विथ वांगशन एंड इमोशन और वेट कीजिएगा। और हाँ, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ कौन आया होगा। वैसे कोई अनएक्सपेक्टेड इंसान है जिसके बारे में अब तक मैंने मेंशन नहीं किया है। हो सकता है किया हो, मैं भूल गई हूँ, पर ज़्यादातर तो नहीं किया है। वो इंसान आया है, एक नए शख्स की एंट्री होने वाली है। मज़ा आएगा, क्योंकि इस इंसान के आने से कहानी में तड़का और मसाला जो बचा कुचा है वो और भर भर के आएगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको।
तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लेट टेक केयर, बाय, अपने ख्याल रखना एंड कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना।